अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 2 है। अल्टरनेटिंग करंट दो तरह का होता है, एक मीन करंट और एवरेज करंट बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है औसत धारा। एक होता है रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट का हिंदी होता है वर्ग, मीन का होता है माध्य, स्क्वायर का होता है वर्ग और धारा। इसको शॉर्ट में बोला जाता है IRMS। और IRMS का जो फॉर्मूला होता है I0/√2। I0 क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट और पिक वैल्यू ऑफ करेंट। जैसा कि हमने बताया था कि AC का जो इक्वेशन होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो ये I0 जो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट, माने करेंट का, धारा का सबसे महत्तम मान को I0 बोला जाता है। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे कोणीय आवृत्ति कहा जाता है। टी टाइम यानी समय, और ओमेगा टी को बोला जाता है फेज यानी काला। तो यहाँ IRMS निकालने का फॉर्मूला में आता है I0/√2। यदि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आपको करंट पता है I0 और उसे √2 से भाग करेंगे तो IRMS निकल जाएगा। और मीन करंट और एवरेज करंट को जैसे औसत धारा बोला जाता है, इससे दो प्रकार का होता है। एक होता है फॉर हाफ साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल। हाफ साइकिल में भी दो तरह के होते हैं, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मान होता है 2I0/पाई। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट होता है -2I0/पाई। और इस दोनों को जोड़ देंगे, +2I0/पाई -2I0/पाई, दोनों कैंसिल होके जीरो हो जाएगा कंप्लीट साइकिल के लिए। जैसे कि हाफ साइकिल क्या होता है बाबू? हाफ साइकिल देखिए, पॉजिटिव हाफ, देखिए साइकिल कंप्लीट होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। दोनों को यदि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कितना है? आई मीन 2I0/पाई है। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए है एवरेज करंट -2I0/पाई। और कंप्लीट साइकिल के लिए दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब अल्टरनेटिंग करंट में आपको टाइप्स ऑफ सर्किट बताएंगे। टाइप्स ऑफ सर्किट होता क्या है? जैसे कि सिंपल सर्किट होता और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है। सिंपल सर्किट एंड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। सर्किट्स के बारे में पढ़ना है। सर्किट्स में होता क्या क्या है? देखिए, मेजरली जो दो प्रकार का सर्किट होता है, एक होता है सर्किट को हिंदी में बोला जाता है परिपथ। परिपथ। और सर्किट को यदि आपको डिफाइन करने के लिए, कैसे डिफाइन करोगे सर्किट को? द क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में विद्युत परिपथ। द क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। द क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। द क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, जिसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ। परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट को हिंदी में क्या बोला जाता है? विद्युत परिपथ। दो तरह के होते हैं, एक सिंपल सर्किट और एक होते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। आपको अंग्रेजी से समझ में आ रहा होगा
कि सिंपल क्या होता है और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्या होता है। सिंपल मतलब साधारण परिपथ, और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बोले तो जटिल परिपथ। साधारण में केवल जिस सर्किट में केवल रजिस्टर्स हो, मान लीजिए ये रजिस्टर्स है और ये इसको एसी सोर्स से जोड़ दिया जाए। किसे जोड़ दिया जाए? ये एसी सोर्स का सिंबल है, और इसका जो ईएमएफ जो है वो भी क्या होगा? वेरिएबल होगा, टाइम के अनुसार चेंज होते रहेगा, जिसको बोल रहे हैं ई नट साइन ओमेगा टी। और ये आर क्या है? रेजिस्टेंस है। अगर केवल इंडक्टर भी लग जाएगा, इसको भी बोलेंगे सिंपल सर्किट। केवल एक है, या तो केवल इंडक्टर लगे या केवल रेजिस्टर्स लगे या केवल कैपेसिटर्स लगे अल्टरनेटिंग सोर्स से, तो उसे बोला जाएगा सिंपल सर्किट। क्या बोलेंगे? सिंपल सर्किट। और सबका जो अल्टरनेटिंग सोर्स का ईएमएफ है ई नट साइन ओमेगा टी, इसका भी कितना होगा? ई नट साइन ओमेगा टी। ये रेजिस्टर्स है, ये इंडक्टर है, इसको कैपेसिटर बोला जाएगा। अब एक सर्किट्स में केवल रेजिस्टर्स लगा हुआ है, तो यहाँ अपोजिशन कौन करेगा? ऑफर करेगा, विरोध कौन करेगा अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो होने में? केवल रेजिस्टर्स। यहाँ कौन अपोज करेगा? केवल इंडक्टर। यहाँ कौन अपोज करेगा? केवल कैपेसिटर्स। जो कैपेसिटर्स द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में अपोज करेगा, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हिंदी में बोला जाएगा, तो कैपेसिटर को हिंदी में बोला जाता है संधारित्र। जब किसी संधारित्र द्वारा अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो होने में, प्रतिवर्ती धारा को बहने में जो विरोध करता है, उसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी संधारित्र का प्रतिबाधा, है कि नहीं। अब जो होता है यहाँ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस द्वारा, रेजिस्टेंस को हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोध। जो प्रतिरोध द्वारा प्रतिवर्ती धारा को बहने में विरोध किया जाता है, उसे कहा जाता है रेजिस्टिव रिएक्टेंस। जो इंडक्टर द्वारा विद्युत प्रतिवर्ती धारा को बहने में जो विरोध किया जाता है, उसे बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस को बोला जाता है प्रतिबाधा। रिएक्टेंस का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? प्रतिबाधा। अब हम लोग देखेंगे कि रजिस्टर्स की और रिएक्टेंस कितना होता है। जैसे कि बात कहा जाएगा, यहाँ रेजिस्टिव रिएक्टेंस जो होगा, इसको एक्सआर से डिनोट किया जाएगा, जो आर के बराबर होगा। और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा एक्सएल के बराबर होगा, जो ओमेगा एल कहेंगे। और इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा एक्सी बोलेंगे, जिसको बोलते हैं 1/ओमेगा सी। क्या होता है? 1/ओमेगा सी। रेजिस्टिव रिएक्टेंस कितना होता है? 1 रेजिस्टिव रिएक्टेंस आर के बराबर होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? ओमेगा एल के बराबर होता है।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1/ω c के बराबर होता है। सॉरी, रिएक्टेंस का जो हिंदी होता है प्रतिघात, क्या होता है, प्रतिघात। तो इसका रेजिस्टर्स का प्रतिघात क्या होगा, R। इसको प्रतिरोध वाला प्रतिघात कहा जाएगा, इसको इंडक्टिव प्रतिघात कहा जाएगा, है कि नहीं। और इसको संधारित्र का प्रतिघात कहा जाएगा, XC बराबर 1/ω c। XC बराबर 1 धारिता का प्रतिघात। और इंडक्टर का क्या होता है, प्रतिघात, जो XL बोला जाता है, ω/L के बराबर होता है। XR का वैल्यू होता है R के बराबर होता है। और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की बात कहा जाएगा तो जिसमें रेजिस्टर्स इंडक्टर एक साथ हो उसे बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। होता क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की बात कहा जाएगा तो जिसमें मोर देन वन रिएक्टेंस हो, मोर देन वन रिएक्टेंस, सर्किट हैविंग more than one reactance, having more than one reactance, एक से यदि ज़्यादा प्रतिघात होगा उसको बोला जाएगा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। मोर देन वन रिएक्टेंस वाले जैसे होंगे, जैसे रेजिस्टर्स इंडक्टर हो, चाहे रजिस्टर कैपेसिटर हो, चाहे रजिस्टर्स इंडक्टर हो, चाहे इंडक्टर कैपेसिटर हो एक साथ, चाहे तीनों एक साथ होगा तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, मतलब जटिल विद्युत परिपथ। इसके बारे में जैसे कि आगे हम बता रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको रेजिस्टर्स है और इंडक्टर है, और यह किससे जुड़ा हुआ है, अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़ा हुआ है, AC से। ये रहा आपका रेजिस्टर, ये रहा इंडक्टर। इंडक्टर को L से डिनोट किया जाता है और रेजिस्टर्स को R से डिनोट किया जाता है। इंडक्टर को हिंदी में बोला जाता है प्रेरकत्व, ठीक है ना। और ये आपका कैसा सोर्स है, अल्टरनेटिंग सोर्स है, जिसको E0 साइन ओमेगा t से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, दो चीज जुड़ा हुआ, रेजिस्टर्स भी है जिसको प्रतिरोध कहा जाता है, इंडक्टर भी है जिसे प्रेरकत्व कहा जाता है। यह अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो होने में रेजिस्टर्स भी अपोज करेगा, इंडक्टर भी अपोज करेगा, जो दोनों मिला के एक साथ जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को हिंदी में कहा जाता है प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, ठीक है ना। तो इसको जेड से डिनोट किया जाता है, किससे, जेड से डिनोट किया जाता है। द नेट रेजिस्टेंस ऑफर बाय द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द complicated circuit, complicated circuit is called impedance, is called impedance। प्रतिबाधा किसे कहते हैं, जटिल परिपथ द्वारा कुल परिणामी प्रतिरोध होता है उसे प्रतिबाधा कहा जाता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा, इंडक्टर भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दोनों के मिला के जो
कुल परिणामी प्रतिरोध होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा, जिसे जेड से डिनोट किया जाता है कि नहीं। अब क्या है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि इसका रिएक्टेंस कितना हो रेजिस्टर्स का, XR बराबर R। इसका इंडक्टर का रिएक्टेंस कितना होता है? ओमेगा एल होता है। कैपेसिटर का कितना रहेगा? जैसे कि मान लीजिए RC सर्किट रहता, LC क्या रहता? LC सर्किट रहता। तो ये भी रहा कॉम्प्लिकेटेड। यदि ए रहा RL, LC, अब क्या हो सकता है? RC। इसके अलावा दो का कॉम्बिनेशन हो गया, एक रेजिस्टर्स कैपेसिटर प्रतिरोध संधारित्र का, या इंडक्टर कैपेसिटर प्रेरकत्व संधारित्र का, या रेजिस्टर्स इंडक्टर यानी कि प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व का कॉम्बिनेशन है। तो ये सभी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में आता है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड बोला जाए तो जटिल परिपथ कहा जाएगा इसे। और इसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों अपोज करेगा, प्रतिवर्ती धारा को विरोध करेगा, यानी अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करेगा। यहाँ भी ये भी करेगा, इंडक्टर और कैपेसिटर करेगा इसमें। इसमें रेजिस्टर और इंडक्टर करेगा। और यहाँ फिर से XL बराबर ओमेगा एल होगा, यहाँ XC बराबर ओमेगा C होगा। और यहाँ पे XR के कितने रिएक्शन लगे हुए हैं? दो रिएक्टेंस लगे हुए हैं, जिसको प्रतिघात कहा जाता है। XC का वैल्यू 1/ओमेगा C। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हमारे एग्जाम में पूछा क्या जाता है, प्रतिबाधा निकालने के लिए, जिसे इम्पीडेंस कहा जाता है। प्रतिघात जो होता है, हमको याद रखना है कि प्रतिरोध के लिए R होता है, संधारित्र के लिए 1/ओमेगा C होता है। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। C कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है। और यहाँ इंडक्टर के लिए ओमेगा एल होता है। ओमेगा इंडक्टेंस होता है, एल क्या? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, एल इंडक्टेंस होता है। एक ट्रिक बताएंगे, LRC ट्रिक। हम LRC ट्रिक नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, अगले पार्ट के वीडियो के अगले पार्ट में।